हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेविंग फंक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल से जाना था, समझा था। आइए इस वीडियो में हम सेविंग फंक्शन समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि सेविंग एक्चुअली है क्या। मान लीजिए कि अगर किसी हाउस होल्ड का इनकम 100 रुपए है और वो 75 रुपए कंज्यूम करता है अपने डेली और मंथली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये अज्यूम किया जाता है कि बाकी के बचे हुए पैसे यानी कि 25 रुपए वो सेव करेगा। यानी यहाँ पे इकोनॉमी में, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम किया जाता है कि इनकम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो कंज्यूम करता है हाउस होल्ड और दूसरा हिस्सा सेव करता है। यानी इनकम अगर 100 रुपए है तो 75 रुपए अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो 25 रुपए सेव होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। यानी सेविंग वो इनकम का वो हिस्सा है जो जिसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम का एक हिस्सा कंज्यूम किया जाता है तो दूसरा हिस्सा सेव किया जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस एस, जहाँ पे y इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, c कंजम्पशन है और s सेविंग है। एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये भी जैसे कंजम्पशन इनकम से जुड़ा हुआ है वैसे ही सेविंग भी इनकम से जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग भी ज्यादा होगी और इनकम अगर कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। तो इसलिए दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम ज्यादा होने पे सेविंग ज्यादा होती है और इनकम कम होने पे सेविंग कम होती है। इसी वजह से सेविंग को फंक्शन ऑफ इनकम कहा जाता है कि वो डिपेंड करती है इनकम पे। सो दैट्स वाई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग यानी कि s इज इक्वल टू एफ वाई। एफ से f डिनोट करता है फंक्शन को, यानी कि ये शो करता है s इक्वल टू एफ वाई। ये फॉर्मूला ये शो करता है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है। एक जो इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसा अभी हम पहले भी देखते आए हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू सेव है। प्रोपेंसिटी टू सेव हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे हाउस होल्ड को सेव करने की कितनी टेंडेंसी या डिजायर होगी, कितनी प्रोपेंसिटी होगी। तो प्रोपेंसिटी टू सेव रिलेट करती है लेवल ऑफ सेविंग को लेवल ऑफ इनकम से। तो यदि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 100 रुपए, तो 100 रुपए में अगर हाउस होल्ड 25 रुपए सेव करता है तो यानी उसका जो हाउस होल्ड की सेव करने की जो डिजायर है, वो जो प्रोपेंसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो है 25 रुपए यानी 1/4। उसी तरीके से अगर 200 रुपए पे हाउस होल्ड 70 रुपए सेव करता है तो उसे हम ये कहेंगे कि 200 रुपए में 70 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 1/3, 100 रुपए में 35 रुपए के लगभग सेव करने की डिजायर है, कैपेसिटी है, टेंडेंसी है या प्रोपेंसिटी है हाउस होल्ड की। तो प्रोपेंसिटी टू सेव वो इनकम के हिसाब से बढ़ती है या घटती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो प्रोपेंसिटी टू सेव भी हमारा बढ़ता है, ये हम आगे देखेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए कि जब हमारी इनकम जीरो होती है, अगर इनकम जीरो हो तो भी उस केस में सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि अगर कुछ जीरो हो तो सेविंग नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई? तो देखिए, इसका सीधा साधा संबंध है कंजम्पशन से, क्योंकि जब इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए कंज्यूम तो करना ही है। तो वैसे केस में फिर हम क्या करते हैं, जो पहले की सेविंग्स होती है उससे हम पैसे निकाल करके कंजम्पशन को जारी रखते हैं, तो हमारा डिमांड कंजम्पशन वो चलता रहता है। तो इनकम अगर जीरो भी होगी तो सेविंग उस केस में नेगेटिव हो जाती है। क्यों नेगेटिव हो जाती है? क्योंकि हमने पहले से सेव किए हुए पैसे को, सेविंग्स को, उसमें से पैसे निकाल करके खर्च किए, और इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस सेविंग के नाम से भी पुकारते हैं। इसे हम डिस सेविंग कहते हैं। डिस सेविंग क्यों? क्योंकि पहले की सेविंग जो है वो घटती जा रही है, इसलिए इसे डिस सेविंग भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम आगे भी
देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने अभी देखा कि डिस्पोजेबल इनकम या तो कंज्यूम की जाती है या सेव की जाती है, यानी डिस्पोजेबल इनकम के दो हिस्से हो सकते हैं। उसमें एक हिस्सा कंज्यूम किया जाता है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हिस्सा एस जिससे रिप्रेजेंट करते हैं यानी सेविंग, वो सेव किया जाता है। तो हम इसे ऐसे लिखते आए हैं, जैसा अभी हमने देखा y इक्वल टू सी प्लस एस, और अगर सेविंग्स की तरफ से रिप्रेजेंट करें तो सेविंग को हम ऐसे शो कर सकते हैं s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। पहले भी हम देख चुके हैं जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पर a क्या होगा है, आपको याद होगा कि a हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा था। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? ये वही है जो जिसकी चर्चा अभी मैंने की, जो सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करते हैं। कब? जबकि इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जारी रहता है, और उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी a से रिप्रेजेंट करते हैं। और b क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी जब एक यूनिट इनकम बढ़ती है तो उसके हिसाब से कितना चेंज आता है कंजम्पशन में, तो उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को b से रिप्रेजेंट करते हैं, और y यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है। तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये हम देखते आए थे। इसके बारे में हमने डिटेल से समझा था, जाना था कंजम्पशन फंक्शन वाले वीडियो में। अभी हम इसमें सेविंग्स फंक्शन में आगे बढ़ते हैं और इससे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या संबंध है। तो जैसा अभी हमने ये फॉर्मूला देखा y s इक्वल टू वाई माइनस सी, तो इसमें यहाँ पे c के जगह पे इस फॉर्मूले को रिप्लेस करते हैं। तो s इज इक्वल टू वाई माइनस, हम c के जगह पे ये पूरे फॉर्मूले को पुट करते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी वाई, तो ये बन जाएगा y माइनस माइनस a, और माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो गए by। तो y माइनस a माइनस by। अब माइनस a को हम एक तरफ ले लेते हैं और y के आगे प्लस है तो वह प्लस हो गया y, और ये माइनस by इधर आ गया। अब जब हम अगर इसमें से एक दोनों में से y कॉमन है तो y को अगर एक किनारे कर लें तो ये 1 माइनस b बन जाता है। तो ये माइनस a वैसा ही रह गया, माइनस a प्लस ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस बी इंटू वाई। अगर हम इसे फिर से एक्सपैंड करेंगे तो ये फिर क्या होगा, ये पुराना वैसा ही आ जाएगा, माइनस ए रह जाएगा। ये प्लस 1 इंटू वाई कितना हो गया, वाई हो गया, माइनस बी इंटू वाई क्या हो गया, माइनस बी वाई हो गया। तो इसे हम इस तरीके से वापस दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, और s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये सेविंग्स फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है, जहां पर ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और 1 माइनस बी और वाई यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है। यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि बी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और 1 माइनस बी जो है, इसलिए सेविंग फंक्शन में इसे हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, 1 माइनस बी। क्योंकि इनकम के दो हिस्से हैं, इनकम या तो कंज्यूम हो रही है और सेव हो रही है, तो इनकम से कंज्यूम करने के बाद जो बचेगा वो सेव होता है। तो इसलिए 1 माइनस बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, यानी कि अगर इनकम हमारी बढ़ेगी तो कितनी हमारे अंदर सेव करने की टेंडेंसी होगी, कितनी प्रोपेंसिटी होगी सेव करने की। तो इसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, और इसलिए ये देखा गया है, इसे हम ऐसे कहते हैं कि सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज 1, यानी MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो दोनों के बीच में ये ऐसा संबंध है कि MPC कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो मिल करके हमेशा 1 होगा, 1 होता है। अब आइए देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वो प्रोपोर्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, यानी कि वो हिस्सा है हमारे डिस्पोजेबल इनकम का दैट इज सेव्ड, जिसे हम सेव करते हैं और कंज्यूम नहीं की जाती है।
इसे हम सेविंग अपॉन डिस्पोजेबल इनकम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एपीएस विल बी इक्वल टू सेविंग्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम, और इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एस बाई वाई। आपको याद होगा हमने कंजम्पशन के वीडियो में देखा था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन डिस्पोजेबल इनकम, दैट वाज सी बाई वाई। तो उसी तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो एस बाई वाई से डिनोट होती है, रिप्रेजेंट होती है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के में भी हमने देखा था कि शुरुआत में जब इनकम बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो धीरे धीरे घटती है। तो शुरुआत में तो वो बढ़ती है, लेकिन आगे जाकर के वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो इनकम के इंक्रीज होने से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी टेंडेंसी जो है वो सेव करने की वो इन बढ़ेगी, और ऐसा होगा कि जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जैसे जैसे इनकम एक लिमिट के बाद फिर और आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे घटने लगती है, जो कंजम्पशन है हमारा वो कम होने लगता है। तो जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक लेवल के बाद कम होने लगती है तो फिर क्या होगा, जब कंजम्पशन कम होने लगेगा तो सेविंग भी बढ़ जाएगा। तो नेचुरली क्या होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो सेव है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दैट विल इंक्रीज सो एज इनकम राइजेस, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा एपीएस भी बढ़ता जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन किया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों मिलकर के 1 होते हैं। 1 इसलिए होते हैं कि इनकम या तो कंज्यूम की जाती है या सेव, और जो हिस्सा कंज्यूम नहीं किया जाता है वो सेव किया जाता है। यानी इनकम के 2 ही हिस्से होते हैं, एक कंज्यूम किया जाता है और दूसरा सेव किया जाता है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अगर हम इसको वैसे लिखें C प्लस एस इज इक्वल टू वाई, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डिस्पोजेबल इनकम वाई, वी विल हैव C बाई वाई प्लस S बाई वाई इक्वल टू वाई बाई वाई यानी 1। सो C बाई वाई, ये इसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, और S बाई वाई इसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं, और ये y बाई वाई ये 1 हो गया। तो अगर इसे देखा जाए, इसे लिखे हम ऐसे फॉर्मूले के रूप में, तो ये आएगा APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी ऑलवेज 1। सो दिस इम्प्लाइज, ये शो करता है कि APS यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी इक्वल टू 1 माइनस APC। तो अगर हमें APC पता है तो हम APS निकाल सकते हैं। सो अगर APC मान लिया जाए कि किसी इकोनॉमी में 0.75 है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर 0.75 है, देन इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 0.25। ठीक है, तो ये 0.25 होगा। इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो 25% ऑफ इट्स डिस्पोजेबल इनकम को सेव कर रही है, यानी लोग उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में, उस कम्युनिटी में अपने इनकम का 25% हिस्सा सेव करते हैं। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में, जब भी हम जीडीपी के कैलकुलेशन की बात करें तो वहां पे ये काम आएगा। आइए अब इसे सेविंग्स फंक्शन को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले ग्राफ को लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम को शो किया गया है और इधर कंजम्पशन को शो किया गया है। ये जो लाइन है ओजेड, ये इनकम की लाइन है। अब यहाँ पर जब हमारा डिस्पोजेबल इनकम y1 है तो इसके इस वक्त जो है कंजम्पशन ये है। यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, और इस वजह से यहाँ पे सेविंग 0 है। और इसके पहले क्या है, इसके पहले कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम से, जितनी इनकम है उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पे डिस सेविंग होती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन इतना है A, जिसे हम A से डिनोट कर रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम यहाँ पे आएगी तो फिर क्या होगा, कंजम्पशन ये होगा। आप देखिए यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, इनकम तो बस यहाँ तक ही है,
और ये जो गैप है ये डिस सेविंग है, यानी कि हम अर्लियर सेविंग को यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर इनकम यहाँ बढ़कर के आती है तो ये क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, और इससे कंजम्पशन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सीसी जो है ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये कंजम्पशन का कर्व है। तो अगर इस पॉइंट पे कंजम्पशन यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो रहा है ग्राफ पे, ये आ रहा है। यानी इस जगह पे भी इनकम तो यहाँ पे इतनी है लेकिन कंजम्पशन यहाँ पे इतना हो रहा है, तो ये गैप है और ये डिस सेविंग हो रही है। ये ऐसा करते करते जब हम यहाँ इस पॉइंट पे आते हैं तो y1 पे हमारा इनकम ये है और कंजम्पशन भी उतना ही है, यानी कि जितना इनकम है उतना टोटल कंजम्पशन हो रहा है, सो यहाँ पे सेविंग 0 है। अब जब y1 से y2 पे इनकम बढ़ती है तो इसे हमने डेल्टा y से यानी चेंज को शो किया है कि इतना जो चेंज हुआ ये डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। y2 पे आ गए, कंजम्पशन पहले यहाँ था इतना, अब वो कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन जितना बढ़ता है यानी कंजम्पशन में जो चेंज होता है उसे हम डेल्टा c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये कंजम्पशन अब यहाँ पे इतना आ गया। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनकम तो हमारी इतनी यहाँ तक है लेकिन इनकम के मुकाबले कंजम्पशन कम हो रही है, यानी इसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर सेविंग्स होने लगती है, तो इसे यहाँ पे हमने सेविंग्स के मार्फत से दिखाया है ना, ये सेविंग्स हो रही है। और ये जैसा कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है, कंजम्पशन का कर्व है जिसे हम c इक्वल टू a प्लस बी वाई से शो करते हैं, और उसके बारे में हमने पढ़ा भी है पहले। ये डेल्टा c और डेल्टा y ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, तो इसके दोनों के रेशियो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा c बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा y। अब इसको हम इसके बेसिस पे हम सेविंग का कर्व खींचने की, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम है और वाई एक्सिस पे सेविंग्स को शो किया गया है। जब इनकम 0 है तो यहाँ पे सेविंग कम है, नेगेटिव में है, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि सेविंग नेगेटिव होती है, भी हो सकती है जब इनकम 0 होगा। तो क्यों, क्योंकि कंजम्पशन जारी रहेगा जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो जितना यहाँ पर ए है तो वहां नीचे नेगेटिव में ए उतना ही है, यानी उतनी डिस सेविंग हो रही है। तो अगर मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू 10 है यहाँ पे ए की, तो ये यहाँ पे -10 होगा। क्यों, क्योंकि इनकम तो यहाँ पे 0 है ना, तो जितनी यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रही है उतनी ही यहाँ पे डिस सेविंग होगी। तो यहाँ पे अगर हम 1000 रुपए का कंजम्पशन हमारा है तो यहाँ पे 1000 रुपए की डिस सेविंग होगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये 10,000 रुपए का हमारा कंजम्पशन हो रहा है तो यहाँ पे ओ और एस की वैल्यू जो है यहाँ पे 10,000 होगी। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे डिस सेविंग घटती जाती है, क्योंकि थोड़ी इनकम तो बढ़ रही है ना, तो वैसे वैसे डिस सेविंग घटती जाएगी। तो ये घटते हुए जब यहाँ पर 0 होता है जहां पर, तो वहां से हम एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ड्रॉप कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अगर, तो ये यहाँ पे आएगा y1, यानी y1 इनकम पे सेविंग 0 है। सेविंग 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितनी इनकम हो रही है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। तो इनकम का कर्व, ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये इनकम का कर्व है और ये कंजम्पशन का कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, तो यहाँ पे सेविंग 0 है। तो सेविंग 0 है तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। और यहाँ पर जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रही है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की भी पॉइंट हमने मार्क कर लिया था। तो यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से जाएगी ऐसे करके, तो ये सेविंग का कर्व होगा। तो ये सेविंग कर्व को, सेविंग फंक्शन को हम इस तरीके से इसमें कर्व के माध्यम से शो करते हैं। तो यानी y1 पे ये आकर के 0 हो जाएगा। अब जब y1 से y2 होता है, इनकम में चेंज होता है, तो वो डेल्टा y से यहाँ पे शो किया गया है और यहाँ पे ये इतनी सेविंग हो रही है। तो ये जो कर्व के बीच में ये जो गैप है तो इतनी सेविंग हो रही है, जिसे हम डेल्टा एस से शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इनकम तो इतनी है लेकिन कंजम्पशन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बस इतना ही है, दोनों के बीच में ये गैप है। ये जो गैप है वो यही गैप यहाँ पे डेल्टा एस के रूप में दिख रहा है। तो ये इतना इनकम डेल्टा वाई से जब चेंज होता है तो डेल्टा एस से
वो सेविंग बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इनकम फिर यहाँ से बढ़ेगी तो ये सेविंग्स हमारा बढ़ता जा रहा है। और आप ये देखिए कि कंजम्पशन कर्व धीरे धीरे ये झुका होता है, तो जिस तेजी से इनकम बढ़ रही है अगर, तो उस तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। कंजम्पशन में वृद्धि जरूर होती है, लेकिन वो एक डिक्रीजिंग रेट से होती है ना। तो ये एक समझने की बहुत जरूरत है, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, और इसके माध्यम से ये ग्राफ समझ करके सेविंग फंक्शन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सो अंत में ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि इनकम में जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ जो सेविंग है वो तो बढ़ती ही है, जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।